रिया डर की वजह से घर के पीछे के दरवाजे से भाग रही थी। वो किसी भी कीमत पर इस घर से निकलना चाहती थी। उसने अपने कदमों की आहट और भी धीमा करने की कोशिश की थी, और इतनी सावधानी के बाद भी एक गार्ड की उस पर नज़र पड़ गई थी। एक लम्हे के लिए वो ठहरा, फिर कुछ सोचकर उसने अपने बाकी साथियों को बुलाकर पूरी बात बताई थी। उनमें से एक गार्ड ने फौरन अरमान के मैनेजर को कॉल मिलाकर खबर दे दी। अरमान इस समय एक ज़रूरी मीटिंग में बिजी था और एक अहम क्लाइंट से बात कर रहा था। अचानक मैनेजर कमरे में दाखिल हुआ तो अरमान ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हें पता नहीं है, इस समय मैं मीटिंग में हूँ, अरमान ने सख्त शब्दों में मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने सर झुका लिया। सर, एक अर्जेंट बात है। अरमान को मैनेजर के शब्दों में कुछ अजीब सा लगा। उसने मीटिंग में मौजूद लोगों से माफ़ी मांगी और कमरे से बाहर आ गया था। हाँ बताओ, क्या बात है? अरमान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सर, रिया मैडम घर से भाग गई हैं। गार्ड्स ने उन्हें भागते हुए देखा है। मैनेजर की बात पर अरमान के जबड़े एकदम से थम गए थे। वो उसकी इस जुर्रत पर हैरान हुआ था। तुमने मेरी नरमी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है रिया। यू हैव टू बी फॉर इट। वो गुस्से से बड़बड़ाया था। उसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए अपनी सिक्योरिटी स्टाफ के हेड को फ़ोन किया था। रिया घर से भागी है। अगर मुझे वो मेरे लौटने से पहले वापस घर पर नहीं मिली तो तुम सब अपनी मौत का बंदोबस्त पहले से ही करके रखना। वो गुस्से से दहाड़ते हुए फ़ोन काट चुका था। मीटिंग मैनेजर ने इमरजेंसी की वजह से कैंसिल कर दी थी और अरमान गुस्से से जल्द ही ऑफिस से निकल गया था। ड्राइवर पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अरमान के बैठते ही गाड़ी गोली की स्पीड से वहां से निकली थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, बहुत बुरा किया है रिया तुमने अपने साथ, बहुत बुरा। उसे यह पक्का विश्वास था कि रिया ज़्यादा दूर नहीं भाग सकती, क्योंकि अभी उसे घर से निकले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उसके पहुंचने से पहले वो पहुंच चुकी होगी। वो ये बात भी तय कर चुका था कि रिया को अब वो नहीं छोड़ने वाला है, पर अनजान था कि ये कोई मामूली सी बात नहीं है, बल्कि एक प्री प्लान बहुत बड़ी साजिश थी। रिया बुरी तरह से हाफती हुई भागती चली जा रही थी। उसे अपना भी होश नहीं था। उसे डर था कि कहीं अरमान या उसके आदमी उसके पीछे ना आ जाएं, और फिर उसका शक सही साबित हुआ था। कुछ लम्हों के बाद ही उसे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज़ आने लगी थी और उसे गार्ड्स की आवाज़ें और आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। वो घर से भागने का कदम तो उठा चुकी थी, पर अब उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसे डर भी लग रहा था कि अगर वो पकड़ी जाती तो जानती थी कि वो बेरहम दरिंदा सिर्फ उसे बख्शेगा नहीं, बल्कि पूरी तरह से तबाह कर देगा। वो भागते भागते सड़क पर खड़ी हो गई थी और चलती हुई एक टैक्सी को रोककर उसमें जा बैठी थी, जो शायद उसी के बैठने के इंतज़ार में थी। वो तो गाड़ी में छुपने की वजह से उसके अंदर बैठी थी। गाड़ी से जाते हुए उसने पीछे देखा तो फिर सीट पर सर झुकाते हुए आंखें बंद कर ली थी। जब कुछ लम्हे बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी चल रही थी, टैक्सी ड्राइवर रिया के बैठते ही टैक्सी आगे बढ़ाता चला गया था। रिया का डर इतना ज़्यादा था कि उसने घबराहट की वजह से ड्राइवर से ये भी पूछना ठीक नहीं समझा था कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। उसका पूरा ध्यान अरमान के गार्ड से बचने पर था। वो गाड़ी से बाहर देख रही थी। दिल में डर और आंखों में आंसू थे। उसे थोड़ा सुकून मिला था क्योंकि बंगला और गार्ड्स पीछे रह गए थे। उसने आंखें बंद करके पहले सुकून भरा सांस लिया था। फिर ड्राइवर ने बैक व्यू मिरर से उसके डरे हुए चेहरे को देखा था। उसके होठों पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसे पता था कि आगे इस लड़की के साथ क्या होने वाला था। एक पल को उसे इस मासूम लड़की पर रहम भी आया था, मगर होठों पर फिर वही मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने गाड़ी की स्पीड और भी धीमी कर दी थी। जब कुछ लम्हों बाद सड़क दो रास्तों में बटी थी, ड्राइवर ने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी थी जहां ना सीसीटीवी थी, ना कोई इंसान और ना ही कोई पक्षी। वो हाई स्पीड के साथ दाएं रास्ते वाली सड़क पर जा रहा था, जहां का रास्ता बेहद सुनसान था। अरमान गाड़ी से उतरकर तेजी से घर में दाखिल हुआ था। गार्ड्स को देखते ही उनकी तरफ बढ़ा था। रिया कहाँ है? गार्ड्स ने सर झुका दिए। अरमान की सांस एक लम्हे के लिए भारी हो गई थी। सर, रिया मैडम नहीं मिली। वो एक पीले कलर की टैक्सी में बैठी थी, पर उसका भी कुछ पता नहीं चल सका है, क्योंकि जिस सड़क पर उस टैक्सी ने टर्न लिया है वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और तो और उस गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक अजनबी सी परेशानी भी फैल गई थी। उसे ये बात समझ आ गई थी कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। रिया की ज़रूर किसी ने भागने में मदद की है
और वो इंसान यकीनन बहुत ही पावरफुल था। उसके दिमाग में फौरन रईस खान का नाम आया था। यकीनन रईस खान ने ही अपनी बेटी को भगा दिया था। वो गुस्से से रईस खान के कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके कदम थम गए थे। रईस खान ज़मीन पर बेजान पड़े हुए थे। उनके आसपास खून फैला हुआ था। नैना एक कोने में डरकर बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। अरमान को देखते ही वो भागकर उसके पीछे आई थी। अरमान के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ देर बाद ही वो अरमान से दूर हुई और सदमे भरी कंडीशन में उससे पूछा, ये सब तुमने किया है ना अरमान? मेरे डैड को तुमने मारा है ना? अरमान चौंक कर उसे देखने लगा था। उसके होठों पर कड़वी मुस्कुराहट जाहिर हुई थी। काश इस आदमी को मैंने मारा होता। मार सकता तो इतनी आसान मौत नहीं देता। इतना कहते हुए वो गुमसम अंदाज में रईस खान के बेजान शरीर को देखने लगा था। उसे थोड़ी सी भी रईस खान से हमदर्दी नहीं हुई थी, पर रिया की फिक्र और भी बढ़ गई थी। रईस खान के शामिल न होने से कम उसे इतना सुकून तो हो गया था कि रिया सलामत होगी, लेकिन अब वो सुकून भी बर्बाद हो चुका था। वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल उभर रहे थे। अगर मैंने रईस खान को नहीं मारा तो फिर कौन है जिसने उसको मारा है? क्या रईस खान का और भी कोई दुश्मन था और इस दुश्मन को भी ये पता है कि रिया रईस खान की बेटी है? क्या रिया को ट्रैक करके उसी इंसान ने भागने में मदद की है जिसने रईस खान को मारा है? अरमान को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वो सिर्फ रईस खान से लड़ नहीं रहा था, बल्कि एक तीसरा मोहरा भी इस खेल में शामिल हो चुका था। वो अपने कमरे में चला गया, सर पकड़कर बेड पर बैठ गया था। उसका दिमाग तेजी से इस मामले को सोचने लगा। नैना वहां पर खड़ी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। क्या मेरे पिता को आखिरी बार भी नहीं देखेंगे? उसकी आवाज़ में गहरा दुख था। इतना गिर गए हैं आप? इंसानियत भी नहीं रही है क्या आपके अंदर? इंसानियत के नाते ही मेरे डैड को आखिरी बार देख लीजिए। अरमान ने होठ बंद कर लिए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अभी भी सोच विचार में गुम था। नैना की आवाज़ में लाचारी और बेबसी थी। रिया कहाँ है? वैसे तो बहुत मासूम बनती है, ताऊजी करती रहती है। अब ताऊजी मर गए हैं तो देखेगी भी नहीं क्या? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो जोर से रिया को पुकारने लगी थी। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया घर पर नहीं है, अरमान ने ठंडे शब्दों में कहा। नैना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी थी। क्या मतलब? रिया चली गई है? नैना को इस बात पर विश्वास नहीं आया था। वो अरमान को हैरानी से देखने लगी थी। क्या तुमने डैड के कत्ल के लिए रिया को इस्तेमाल किया है? रिया ने मारा है डैड को? क्या वो उनको मारकर भाग गई है? बताओ मुझे, ये सब कुछ तुमने किया है? वो चिल्ला रही थी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैं अपने पिता के कातिल को माफ़ नहीं करूंगी। और फिर वो रोते हुए कमरे से निकल गई थी। रईस खान के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। शोक मनाने के लिए लोगों की भीड़ बंगले में जमा हो गई थी। बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी और हर चेहरे पर हमदर्दी के साथ साथ हैरानी भी थी। पुलिस की एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गई थी। कुछ घंटे बाद रईस खान का शव उठाया गया। पुलिस ऑफिसर भी खड़े हुए थे। नैना उनके सामने रिया का नाम लेने लगी। मेरे पिता का कत्ल रिया ने किया है और फिर रिया भाग गई है। अरमान भी वहीं पर मौजूद था। पुलिस वालों ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखने की डिमांड की थी। मिस नैना, हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है ताकि हम हकीकत तक पहुंच सकें। नैना ने रोते हुए इशारा किया और एक नौकर ने स्क्रीन ऑन कर दी। सबकी नज़रें स्क्रीन पर जम गईं, जहां नैना को रईस खान के कमरे से निकलकर घर से बाहर जाते हुए देखा गया था। इसके बाद अरमान ऑफिस के लिए निकल गया था। रईस खान अपने कमरे से बाहर निकलते हुए नौकर पर किसी बात पर गुस्सा करते हुए वापस अपने कमरे में चले गए थे। इसके कुछ देर बाद रिया रईस खान के कमरे में गई थी और फिर फौरन बाद वो घर से फरार हो गई थी। अरमान खामोशी से अपनी आंखें छोटी करके सारी फुटेज देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो एक लम्हे बाद उसने नज़र हटाई और पुलिस ऑफिसर से कहा, रिया इस सब में शामिल नहीं है। कत्ल उसने नहीं किया है। उसकी बात सुनकर नैना चीख पड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत के अंगारे दहकने लगे थे। तुम गलत कह रहे हो अरमान, कत्ल उसी ने किया है। तुम्हारी आंखों पर तो मेरे पिता की नफरत और रिया की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। आप ये नहीं देख पा रहे कि उसने मेरे डैड की जान ली है। अरमान ने एक ठंडी नज़र नैना पर डाली थी, फिर पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहने लगा, कत्ल करने वाला इस घर में मौजूद था और वो वही है जिसने रिया को भागने में उसकी मदद की है। नहीं, ये सब झूठ है। ये सिर्फ रिया को बचाना चाहता है, लेकिन मैं अपने पिता के कातिल को माफ़ नहीं करूंगी।
मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर रहूंगी। पुलिस ने नैना की जज्बाती बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। उनके पास जो सबूत थे उनकी बुनियाद पर रिया ही शक की नज़र में थी। उन्होंने रिया को कत्ल का मुजरिम समझते हुए उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे। पुलिस ने हर जगह रिया को ढूंढना शुरू कर दिया था। पुलिस की गाड़ियां और हवलदार बंगले के आसपास हर जगह रिया को ढूंढ रहे थे। मीडिया में भी यह खबर फैल चुकी थी। वारदात की जगह को फिलहाल सील कर दिया गया था। अरमान और नैना बंगले से जा चुके थे और फिलहाल घर खाली हो चुका था। दूसरी तरफ नैना रईस खान के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। पुलिस में मौजूद अरमान के खास आदमी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे थे ताकि पता कर सकें कि फुटेज में कहां पर छेड़छाड़ की गई है। अरमान को पता था कि किसी ने कातिल को बचाने के लिए फुटेज में बदलाव किया है। अरमान अपनी गाड़ी में बैठा गहरी सोच में था। अचानक उसके मैनेजर का फ़ोन आया। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। क्या हुआ है? अरमान ने बेसब्री से पूछा। सर, वो गाड़ी जिसमें रिया मैडम भागी थी वो जली हुई मिली है, मैनेजर ने हकलाते हुए कहा था। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीने के कतरे साफ जाहिर होने लगे थे। वो तेजी से पूछने लगा, किसी की जान को नुकसान तो नहीं हुआ ना? मैनेजर उसकी बात को समझ गया था। नहीं सर, गाड़ी में कोई इंसान नहीं था। रिया मैडम का अभी कुछ पता नहीं चल सका है। दूसरी तरफ अरमान को खबर मिली थी कि नैना ने बहुत महंगा वकील किया है जो रईस खान की सारी प्रॉपर्टी उसके हक में लाने और रिया के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए हैं। ये सुनकर अरमान के माथे की तनी हुई रगें एकदम से ढीली पड़ गईं और होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो समझ गया था कि असली खेल क्या था। उसने मैनेजर को दोबारा फ़ोन मिलाया। रिया को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। रिया कहाँ है? मुझे पता है। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दी थी। अरमान ने सिगरेट जलाई और गहरे दम भरने लगा। वो अब एक ऐसा खेल शुरू करने का इरादा कर चुका था जो उसने कभी चाहा ही नहीं था और यकीनन ये खेल बहुत खराब साबित होने वाला था। कि वो गाड़ी में बैठने के बाद कुछ देर इस बात से बेखबर रही थी कि टैक्सी कहाँ जा रही है। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने तो जगह बताई ही नहीं थी कि कहाँ जाना है। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने बैक व्यू मिरर से एक नज़र रिया पर डाली थी पर कोई जवाब नहीं दिया था और गाड़ी को अपनी मर्जी से आगे बढ़ाता जा रहा था। रिया की बेचैनी बढ़ गई थी। वो चिल्लाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ड्राइवर अभी भी खामोश था। उसकी खामोशी रिया के दिल में एक और डर पैदा कर रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा, पता नहीं ये इंसान कौन है और मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन गाड़ी ऑटो लॉक थी। दरवाज़ा नहीं खुला। कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, बचाओ। रिया चीखने लगी और गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरा पति कौन है? मैं अरमान खान की पत्नी हूँ। अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये कहते हुए उसका दिल बुरी तरह से चिल्लाया था। जिसे दरिंदा समझकर वो भागी थी, अब एहसास हो रहा था कि सलामत तो वो उसकी पनाहों में थी। दिल ने शिद्दत से प्रार्थना की थी कि अरमान कहीं से आ जाए और उसे बचा ले। कोई रास्ता ना देखकर, कोई सोल्यूशन ना पाकर रिया ने गाड़ी रुकवाने के लिए ड्राइवर का बाजू पकड़ लिया। ड्राइवर के बाल पकड़कर जोर से चीखने लगी। वो गुर्राई, गाड़ी रोको, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन ड्राइवर ने उसी लम्हे उसके मुंह पर बेहोश करने वाला दवा लगा हुआ रुमाल रख दिया। सिर्फ कुछ ही लम्हों में रिया बेहोश होकर पिछली सीट पर गिर गई थी। रिया की आंख अंधेरे भरे बेसमेंट में खुली थी। सर में दर्द हो रहा था और शरीर थकान से चूर था। चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी और एक गूंजती हुई चीख ने उसको होश हवास में ला दिया था। वो डर के मारे बड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसकी कांपती हुई टांगों ने बड़ी मुश्किल से उसे खड़ा किया था और वो धीरे धीरे कदमों से चलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। कांपते हुए हाथ चौखट पर रखे तो हल्का सा सर बाहर निकालकर झांका तो आंखें डर से फैल गई थी। बाहर के रास्ते में भी बेहद अंधेरा था। दो आदमी खड़े हुए थे। उनके हाथों में एक बेजान कम उम्र का लड़का था जिसे वो घसीट रहे थे। डर की वजह से उसकी हल्की सी चीख निकली थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वापस अंदर आ गई थी और दीवार के सहारे पीछे खिसकने लगी थी। वो दोनों आदमी उसे देख चुके थे। उसका दिल बाहर आने को था।
वो ऊपरवाले से अपने बचाव की प्रार्थना करने लगी थी। अभी वो और भी तेजी से पीछे हट रही थी कि कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ और उसके साथ ही दो और आदमी उसके पीछे दाखिल हुए थे। एक आदमी ने कमरे की लाइट जलाई तो कमरा धमाके से रोशन हो गया था। रिया की आंखें चुंधिया गईं। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कुछ लम्हे बाद आंखें खोलते हुए आसपास का जायजा लिया तो कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थीं। रिया के होश हवास ठंडे पड़ने लगे थे। दीवारों से होती हुई उसकी नज़र सामने खड़ी आदमी पर ठहरी थी, जो शक्ल सूरत से तो काफ़ी पढ़ा लिखा लगता था, मगर उसका शरीर कमज़ोर था। आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। ड्रेस पैंट और शर्ट में तरीकेदार और बाल जमाकर कंघी किए हुए थे। वो किसी ऑफिस का मैनेजर लग रहा था। उसे देखकर हरगिज नहीं लगता था कि वो इस गंदी जगह पर काम करता था। वो आदमी रिया को देखकर गहरा मुस्कुराया था और रिया के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो लगातार रिया के करीब आ रहा था, जिससे रिया बुरी तरह से डरते हुए नीचे बैठती चली गई थी। वो आदमी भी एक नज़र उसे देखता उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया था। तुम अरमान खान की पत्नी रिया हो? उस आदमी ने तेज शब्दों में पूछा तो रिया ने फौरन थूक अंदर निगला। रिया ने हाँ में सर हिलाया तो वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए अपने साथ खड़े आदमी को इशारा किया, देखो, अरमान खान की इज्जत, उसकी मोहब्बत और कमजोरी हमारे सामने पड़ी हुई है। आदमी भी हंसने लगे, जबकि रिया बुरी तरह से डरते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो समझ गई थी कि वो अरमान के दुश्मन के कब्जे में थी। वो उस लम्हे को कोस रही थी जब वो अरमान से पहली बार मिली थी। जब वो गांव से आई थी, न वो गांव से वापस आती, न ये सब होता। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? उस आदमी के सवाल पर रिया ने डर से तेजी से इनकार में सर हिलाया था। अच्छा, पर ये तो जानती होगी ना कि अरमान खान कौन है? रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो डर कर रोने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों है और उसके साथ क्या होने वाला है। अरे अरे, रो नहीं। अरमान खान की पत्नी इतनी डरपोक कुछ करने से पहले ही रो रही है। उसने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल ऐसे ही अरमान खान को रोते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा नाम राजा बशीर है। उसका नाम सुनकर रिया चौंक गई थी। ये वही नाम था जो उसने रईस खान के मुंह से सुना था। उसे फौरन याद आया था कि रईस खान ने कहा था कि अरमान खान ने राजा बशीर के एक खास आदमी को मार दिया था। रिया का डर अब और भी बढ़ गया था। उसने राजा बशीर का नाम सुना था। राजा बशीर ने उसके खामोशी और डर को देखकर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरमान खान ने मेरे खास आदमियों को बहुत बेदर्दी से जान ली है, बहुत परेशान किया है मुझे। अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर करूंगा, एक साथ। उसकी आवाज़ में एक खौफनाक सुकून था जो रिया को अंदर तक हिला गया था। जिस तरह से उसने मेरे आदमियों को मारकर चौराहे पर लटका दिया था, उसकी पत्नी भी बिना कपड़ों के दरिंदगी का निशाना बनकर बीच चौराहे पर सजेगी। लोग तुम्हें देखकर सीख हासिल करेंगे कि राजा बशीर से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। राजा बशीर जोर जोर से हंसने लगा था। उसके हंसने की आवाज़ पर पूरे कमरे में गूंज उठी थी। हम बेवजह में ही अरमान खान को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझ रहे थे। राजा के पीछे खड़े हुए उसके एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरमान खान का मजाक उड़ाया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरा उन सबसे कोई संबंध नहीं है। वो बेबसी से चिल्लाई, तुम्हारा संबंध है, तुम अरमान खान की कमज़ोरी हो। राजा ने साफ शब्दों में कहा था, मैं उसे वहाँ देखूंगा जहाँ वो सबसे ज़्यादा टूटता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। रिया कांपती हुई आवाज़ में राजा के कदमों में गिर गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए राजा के कदमों को पकड़ लिया था। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आपको अरमान से बदला लेना है, आप ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। वो मेरा भी दुश्मन है। मैं उसकी पत्नी ज़रूर हूँ, पर उसके लिए अहम नहीं हूँ। सिर्फ रईस खान से बदले का मोहरा हूँ। राजा का चेहरा एक लम्हे के लिए भी नहीं बदला था। उसने रिया की बात सुनकर जोर जोर से फिर से हंसना शुरू कर दिया था। उसने रिया के बाल पकड़कर उसे खड़ा किया। वो तुम्हारा दुश्मन होगा, मगर तुम उसकी दुश्मन नहीं हो, उसकी मोहब्बत हो, और उसे टूटने का अकेला तरीका भी यही है। नहीं, ये सच नहीं है। वो फिर से बोली, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजा ने रिया की रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया था और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिससे रिया ज़मीन पर जाकर गिर पड़ी थी। उसका सर चकरा गया था और गाल पर दर्द की तेज लहर दौड़ गई थी। अरमान का लड़कियों के मामले में स्कैंडल नहीं देखा गया, पर तुम्हें देखने के बाद में और तो मैं उसके टेस्ट करवा देता हूँ। काफ़ी अच्छी पसंद है उसकी। वो कमीनेपन से हंसता हुआ आगे बढ़ा और गलत तरीके से रिया के शरीर को छुआ कि रिया काँप उठी थी।
ये उसकी मासूमियत पर घिनौना वार था। रिया चिल्लाती हुई पीछे हट गई। उसी लम्हे कमरे में एक और आदमी दाखिल हुआ। सर, हमें मीटिंग के लिए निकलना है। राजा ने एक नज़र रिया पर डाली और अपने आदमियों से कहा, इसको अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। पहले इसका इस्तेमाल मैं करूँगा, इसके बाद तुम लोग जितना चाहें इसे नोच सकते हो। ये कहते ही वो कमरे से निकल गया था और बाकी सब भी उसके पीछे चल पड़े थे। रिया को लगा अब उसकी ज़िंदगी का ये समय बहुत तकलीफ होने वाला है। वो शिद्दत से ऊपर वाले से अरमान की वापसी की प्रार्थना करने लगी। नैना लिविंग रूम में बैठी हुई न्यूज़ देख रही थी। हाथ में पॉपकॉर्न का बॉल था, जैसे वो सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हो। हर न्यूज़ चैनल पर रईस खान के कत्ल और कातिल की बातें चल रही थीं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा कि शायद वकील आ गया है, तो वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला तो सामने अरमान को देखकर कुछ लम्हे के लिए पत्थर हो गई थी। घबराकर फौरन दरवाज़ा अरमान के मुंह पर बंद करने लगी, पर अरमान ने ज़ोर से धक्का देते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। नैना ने डर से अपना मोबाइल उठाया और भागकर कमरे की तरफ बढ़ी ताकि खुद को अंदर लॉक कर सके। वो हैरान थी कि अरमान यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि राजा के मैनेजर ने उसे विश्वास दिलाया था कि 24 घंटे उसे बाहर की तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अरमान ने उसे पीछे से पकड़ा और जोर से दीवार पर मारा। नैना दर्द से कर्राती हुई जमीन पर गिर पड़ी थी। उसकी सर से खून बहने लगा। उसने कुछ दूरी पर गिरा हुआ मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था, पर अरमान ने फ़ोन पर जोर से पाँव मारा और अगले लम्हे मोबाइल चकनाचूर हो गया था। अरमान ने नैना को बालों से पकड़कर उठाया। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़। नैना डरते हुए और रोते हुए बोली। मौत अपने सर पर मंडलाती हुई उसे महसूस हो रही थी। अगर कुछ नहीं किया तो भागी क्यों? अरमान ने गुस्से से पूछा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे छुप पाओगी या कोई तुम्हें मुझसे बचा सकता है? नैना ने अपने आप को अरमान से छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो हार मानकर रोने लगी थी। अरमान ने नैना के बालों को इस कदर जोर से खींचा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। छोड़ दो मुझे, वो डर से कर्राती हुई बोली थी, लेकिन अरमान की गिरफ्त मजबूत थी। उसने नैना के सर को एक बार फिर से दीवार पर देकर मारा था। नैना दर्द की शिद्दत से बेहोश होने लगी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अरमान ने उसे झटकते हुए होश में लाने की कोशिश की। रिया कहाँ है? बताओ मुझे, रिया कहाँ है? उसकी आवाज़ में सबसे ज़्यादा गुस्सा था। वो इतनी जल्दी सच्चाई तक कैसे पहुंच गया था? नैना इस बात पर हैरान थी। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नैना इनकार करने लगी थी, लेकिन अरमान का गुस्सा अब आसमान को छूने लगा था। उसने उसे एक और झटका दिया और नैना ये दर्द बर्दाश्त ना करते हुए बुरी तरह से रोने लगी थी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रिया कहाँ है? उसे मैं ढूंढ निकालूंगा, पर तुम्हें अगले लम्हे मौत के घाट उतार दूंगा। तुम चुनना पसंद करोगी, अपनी ज़िंदगी या मौत? अरमान ने अपना चेहरा उसके करीब करते हुए कहा। अगर मैं रिया के बारे में बता दूं, तो क्या तुम मुझे तब भी मार दोगे? उसकी आवाज़ में डर और उम्मीद दोनों थे। नैना ने रोते हुए कहा। अरमान ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर ठंडे शब्दों में वादा किया, अगर तुमने मुझे रिया के बारे में बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नैना के पास अब कोई चारा नहीं बचा था अरमान की बातों पर विश्वास करने के अलावा। रिया रिया राजा के पास है। उसके गले से बड़ी मुश्किल से फंसी फंसी आवाज़ निकली थी। नैना के मुंह से जैसे ही राजा का नाम निकला, अरमान का कंट्रोल जवाब दे गया था। अरमान ने पूरी हिम्मत के साथ एक जोरदार थप्पड़ नैना के मुंह पर मार दिया था। नैना औंधे मुंह जमीन पर गिर गई थी। अरमान एक लम्हे के लिए भी रुके बिना गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे। अरमान ने अंदर की तरफ इशारा किया। अंदर बेहोश पड़ी हुई है, ले जाओ इसे। और फिर वो पीछे मुड़े बिना ही तेजी से वहां से निकल गया था। पुलिस वाले तेजी से अंदर घुस गए थे और बेहोश पड़ी हुई नैना को उठाकर अपने साथ ले गए थे। नैना के अपार्टमेंट से निकलते ही अरमान ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठते ही मैनेजर को फ़ोन मिलाया था। उसके शब्द ठंडे और फैसला देने वाले थे। 10 मिनट के अंदर सब अरेंज करो। दूसरी तरफ मैनेजर ने फ़ोन सुनते ही कहा, ओके सर। अरमान की आवाज़ में बेसब्री और गुस्सा था। राजा के 6 के 6 अड्डों पर छापा होना चाहिए, अभी कोई एक अड्डा भी ना बचे, सब बर्बाद कर दो। यस सर, जैसा आप कहेंगे, मैनेजर ने कहा। अरमान ने फ़ोन काट दिया और सिगरेट सुलगाकर और गहरा दम भरा। कुछ देर बाद राजा कमरे में वापस आया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट थी। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। वीडियो बनाने की तैयारी करो
और इसके शरीर से इसके कपड़े हटाओ। एक को रिया की वीडियो बनाने का हुक्म दिया गया था और दूसरे को रिया की तरफ बढ़ने का। रिया डर से चिल्लाने लगी, तुम अब भी अरमान को सही तरह से नहीं जानते। जब उसे पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा करने का सोचा भी है तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो इस कदर भरोसे से बोली थी कि खुद भी अपनी बात पर हैरान थी। रिया की बात सुनकर राजा की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए थम गई थी। वो आगे बढ़ा और रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे रिया औंधे मुंह जमीन पर गिर गई थी। दर्द की तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए रिया बेहोशी में जाने लगी थी। इस लम्हे एक आदमी रिया के करीब आया और उसका गिरेबान फाड़ दिया। यह आत्मा खींचने वाला रिएक्शन था जिसने रिया की आत्मा को झंझोर दिया था। रिया होश में लौटती हुई बुरी तरह से झटपटाने लगी और इस आदमी को मारने की कोशिश करने लगी। वो आदमी गुस्से में रिया का गला दबाता हुआ उसे दीवार से लगाते हुए चिल्लाया, बॉस, इसको जान से मारकर फिर बाकी काम करते हैं। ये बहुत झटपटा रही है। राजा ने इनकार में सर हिलाया और उसे मना किया, नहीं, इसका तड़पना देखकर ही तो बहुत मजा आ रहा है। जब तक शिकार तड़प तड़प कर मौत की भीख ना मांगे तब तक शिकार करने का मजा नहीं आता। अपने बॉस की बात सुनते ही वो रिया पर झुका। जब रिया ने पूरी हिम्मत से अपने दांत उस आदमी की गर्दन पर गाड़ दिए, वो आदमी दर्द से बिलबिलाता हुआ चीखने लगा और रिया को पीछे करने लगा, लेकिन रिया ने और मजबूती से अपने दांत उसकी गर्दन पर दबा दिए। उस आदमी ने पूरी हिम्मत से रिया की कमर पर मुक्का मारा। रिया के मुंह से दर्दनाक चीख निकली थी, जबकि वो आदमी गुस्से से अपने गर्दन पकड़ता हुआ पीछे हुआ था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। राजा के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने दो आदमियों को एक साथ और रिया की तरफ बढ़ाया। रिया ने जोर से आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगी कि प्लीज ऊपर वाले, मेरी इज्जत बचाने के लिए अरमान को यहाँ भेज दो। उसी लम्हे अपने चेहरे पर कुछ गीला और गर्म महसूस हुआ। उसने आंख खोली तो सामने राजा का आदमी दंग नजरों से उसे देख रहा था। उसके माथे से खून और धुआं एक साथ निकल रहा था और फिर वो एक झटके से रिया की गोद में गिरा। रिया के मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी। वो इस आदमी से पीछे हटती हुई पीछे की सकती हुई दीवार से जा लगी। खून में लथपथ आदमी से हटे हुई रिया की नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहां अरमान खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और आंखों में खालीपन था। रिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि एक सपना है, लेकिन जब उसने दोबारा आंख खोली तो अरमान की तस्वीर साफ नजर आ रही थी। अरमान ने बिना एक्सप्रेशन के अंदाज में अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे उतारकर रिया के सामने बैठ गया। उसने अपनी शर्ट को रिया को पहनाया जैसे एक माँ अपने बच्चे को पहना रही हो। रिया का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। अरमान ने उसे अपनी शर्ट पहनाकर पीछे हटने की कोशिश की थी, जब रिया ने एकदम अरमान का बाजू पकड़ लिया था और इसके सीने से लग गई थी और बुरी तरह से रोने लगी थी। उसने मजबूती से अरमान को खुद में बंद कर लिया था, जैसे अब उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकेगी। मगर अरमान पत्थर की तरह खामोश रहा था। कोई हरकत नहीं कर रहा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। उसके साथ एक लड़की भी आई थी। उसने अरमान के इशारे पर सर हाँ में हिला दिया था और रिया की तरफ बढ़ी थी। वो लड़की रिया को अरमान से जुदा करते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगी थी। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अरमान के साथ। रिया रोते हुए उस लड़की से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अरमान की तरफ बढ़ी। अरमान ने उसे गुस्से से घूरा, चुपचाप इस लड़की के साथ चली जाओ फौरन। वो अरमान की बात को टाल नहीं सकी थी और इस लड़की के साथ बाहर निकल गई थी। वो लड़की रिया को अपने साथ लेकर एक गाड़ी में बैठी थी और रिया खामोशी से उसे देखती रही। गाड़ी में पूरी तरह से खामोशी छाई रही। लड़की गाड़ी को एक नए और शानदार मेंशन में लेकर दाखिल हुई थी। ये पहले वाले मेंशन से ज़्यादा सुंदर और बड़ा था। वो रिया को एक बड़े और सुंदर कमरे में ले गई थी। कमरा बेहद शानदार था और हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। कुछ लम्हों बाद एक लेडी डॉक्टर कमरे में आई थी। रिया के माथे पर और चेहरे पर मौजूद जख्मों को साफ करते हुए उन पर मरहम लगाया। रिया को पेन किलर दी और लड़की ने अलमारी में से रिया को एक ड्रेस निकाल कर दिया। रिया खामोशी से उसकी बात मानते हुए वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम में जाते हुए वो शावर के नीचे खड़ी हुई थी और बुरी तरह से अपने वजूद को मसलने लगी, जैसे वो अपने शरीर से सारी इस गंदगी और तकलीफ को हटा देना चाहती हो। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो कपड़े बदलकर बाहर आई तो वो लड़की खाना लेकर आ चुकी थी। उस लड़की ने रिया को खाना सर्व किया तो रिया ने सर हिलाकर इनकार कर दिया, नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। खाना तो आपको खाना पड़ेगा मैडम, अरमान सर का हुक्म है कि आपको खाना खाना ही है।
उस लड़की ने नरमी से कहा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमें डांटने लगेंगे। रिया ने यह सुनकर बेबसी महसूस की थी और खाना खाने लगी। लड़की ने उसे दवाई खिलाई और उसे बिस्तर पर लेटा दिया था। दवाई हैवी थी। रिया पर जैसे नींद सवार होने लगी थी और वो जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई थी। अगली सुबह जब रिया की आंख खुली तो कमरे में सूरज की रोशनी फैली हुई थी। वो उठकर धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। उसकी नज़रें इस अनजान घर में अरमान को तलाश कर रही थी। उसने अपने कदम बाहर लाउंज की तरफ बढ़ाए थे, जहां वो एक लड़की एक सोफे पर बैठी हुई फ़ोन पर कुछ देख रही थी। रिया ने सोचा कि वो धीरे से गुजर जाएगी, लेकिन उसके कदम रुक गए थे जब उसे फ़ोन पर न्यूज़ की आवाज़ सुनाई दी थी। फ़ोन पर चलने वाली न्यूज़ में नैना की साजिश के बारे में बताया जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नैना ये बात स्वीकार कर चुकी है कि रईस खान का कत्ल नैना ने किया था। न्यूज़ एंकर की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि वो नैना के पिता नहीं थे, बल्कि नैना के माता पिता के कातिल थे। नैना ने इसी बात का तो बदला लिया था। उसने रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कत्ल का इल्ज़ाम उस पर डाल दिया था, क्योंकि वो रईस खान की सगी बेटी थी, उसे बर्बाद करने के लिए। ये सुनकर रिया के मुंह से सिसकी निकली थी। उस लड़की ने ये सुनते ही चौंककर फौरन न्यूज़ बंद कर दी थी और पलटकर रिया को देखा। मैडम, आप ठीक हैं? और आप रूम से बाहर क्या कर रही हैं? वो घबराकर रिया की तरफ आई थी। रिया ने तेज़ी से अपने आंसू साफ किए। हाँ, मैं ठीक हूँ। अरमान कहाँ हैं? उसने बेचैनी से पूछा। मैडम, सर किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गए हुए हैं और उसी काम में बिजी हैं। वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। आप परेशान ना हो, रात तक आ जाएंगे। उस लड़की ने नरमी से कहा और उसे थामकर सोफे पर बिठाया। उसने नौकरानी को नाश्ता लाने को कहा था और खुद रिया को नाश्ता करवाने लगी थी। नाश्ते के फौरन बाद रिया वापस कमरे में चली गई थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। दोपहर का टाइम था। रिया बेड पर बैठी हुई थी। उसी लम्हे अरमान कमरे में दाखिल हुआ। उसने रिया को नज़रअंदाज करते हुए कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया था। फ्रेश होकर बाहर निकला, तब भी उसने रिया से कोई बात नहीं की थी और सिगरेट एश ट्रे और लाइटर उठाकर कमरे से जुड़े हुए स्टडी रूम में चला गया था। वहां बैठकर वो सिगरेट पी रहा था जब रिया धीमे धीमे कदमों से स्टडी रूम में दाखिल हुई थी। अरमान को उसकी मौजूदगी महसूस हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी नज़रअंदाज कर दिया था। रिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अरमान ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों के काले घेरे देखकर अरमान के होठ बंद हो गए थे। सिर्फ कुछ दिनों में वो मासूम लड़की क्या से क्या हो गई थी। पल भर के लिए उसके दिल में रहम आया था, लेकिन फिर उसके भागने की हरकत याद करके उसने नज़र फेर ली थी। मेरे पिता का क्या नाम है? रिया ने पूछा। रईस खान। बिना रिया की तरफ देखे उसने सीरियस होकर जवाब दिया था। उसने मजबूती से मुट्ठियां बंद कर ली थी। उनको किसने मारा है? नैना ने। जवाब बहुत मामूली था। क्यों? पूछते हुए रिया तड़प उठी थी। तुम्हारे पिता ने उसके माता पिता को मारकर उसे तुम्हारी जगह इस्तेमाल करने के लिए पाला था, ताकि लोग तुम्हारी जगह उसे उसकी बेटी समझकर नुकसान पहुंचाएं। फिर हकीकत का पता चलने पर उन्होंने नैना को भी आसमान से ज़मीन पर गिराते हुए अपने पैरों तले मसल दिया। नैना के अंदर भी उन्हीं की परवरिश और फितरत थी। प्रॉपर्टी नाम पर ना करने के गुस्से में उसने रईस खान को मार डाला। रिया की आवाज़ घबरा गई थी। फिर उसने मुझे क्यों फंसाया? मेरा क्या कसूर था? अरमान ने सिगरेट को एश ट्रे में रगड़ते हुए रिया को देखा। जलन और नफरत में। तुम्हें वो मिला जिस पर उसका हक था। तुमने उसका सब कुछ छीन लिया, इसलिए उसने तुम्हें उकसाया और तुम्हें मेरे दुश्मन के हवाले कर दिया। तुम बेवकूफ़ बन गई मुझसे दूर भागने के चक्कर में। अरमान कहते कहते गुस्से से अपने होंठ बंद कर गया था। रिया के मुंह से एक सिसकी निकली। आपने मुझसे शादी क्यों की? उसने दोबारा अरमान से सवाल किया। ये वो सवाल था जिसने उसकी मासूम मोहब्बत को तड़पाया था। अरमान इस सवाल पर उसे सीरियस होकर घूरने लगा था। तुमसे मोहब्बत हो गई थी इसलिए। शब्द बहुत सिंपल थे, मगर बिना एक्सप्रेशन के। अरमान के जवाब पर रिया ज़मीन पर गिरने के अंदाज में बैठी और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर बुरी तरह से रोने लगी थी। अरमान खामोशी से उसे देखता रहा, पर ताऊजी ने कहा था कि मैं आपसे बदला लेने का मुहूर्त थी। वो सफाई चाह रही थी और अरमान को लगा अगर अभी भी सफाई ना दी तो वो मासूम लड़की पागल हो जाएगी। झूठ कहा था उन्होंने, ताकि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए और तुम्हें मुझसे बदगुमान करके मुझे तकलीफ दे सकें। रिया एकदम अरमान की तरफ बढ़ी थी और उसकी थाई पर अपना सर रखते हुए रोने लगी। अरमान कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर गया था। आपकी क्या दुश्मनी थी ताऊजी से?
वो अभी भी रईस खान को अपना पिता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अरमान कड़वी मुस्कुराहट से मुस्कुराया। अपनी सगी बहन, मतलब कि मेरी माँ और मेरे पिता को बहुत बेदर्दी से मारा था तुम्हारे दरिंदे दिखावे वाले पिता ने। अरमान के शब्द सुनकर रिया तड़प कर पीछे हो गई थी। आप भी तो उनके जैसे दरिंदे ही हैं, सबको जान से मार देते हैं, पहले उस कस्टम ऑफिसर को और उसकी पत्नी और बच्चों को, फिर राजा के आदमियों को, और फिर रिया गुस्से से रोते हुए कहने लगी थी। जब अरमान ने आंखें खोलकर गुस्से से उसे घूरा और जब बोला तो शब्दों में चट्टानों जैसी मजबूती थी। वो कस्टम ऑफिसर राजा बशीर के साथ मिलकर लड़कियों की स्मगलिंग में शामिल था, जिसमें तुम्हारा पिता भी शामिल था। रही उसकी पत्नी बच्चों की बात, तो पत्नी बाहर मैनेजर थी, वहां से गरीब लड़कियों को ट्रैप करती थी और आगे बेचती थी। 2 बेटे थे जो लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेचते थे। अरमान की बात पर रिया पत्थर हो गई थी और राजा की जिस आदमी को मारा था, 6 साल की बच्ची का रेप करके उस मासूम को जान से मार दिया था उसने। तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? हाँ, तुम होती कौन हो मुझे दरिंदा कहने वाली? बस बहुत बर्दाश्त कर लिया रिया, अब एक और शब्द फिजूल कहा तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। गुस्से से दहाड़ते हुए अरमान स्टडी रूम से बाहर निकल गया था, जबकि रिया पत्थर बनकर रह गई थी। घंटा बाद रिया कमरे में आई। कमरे में बेहद अंधेरा था। अरमान की सांसें गहरी थीं। वो बेड पर सो रहा था। रिया कांपती हुई टांगों से चलकर बेड के पास गई, बेड पर चढ़ी और जोर से आंखें बंद की और अरमान के बाजू पर सर रखते हुए खुद भी लेट गई थी। उसने अपना सर अरमान के सीने पर टिका दिया था और अगले ही लम्हे अरमान का बाजू उसकी कमर में शामिल होने लगा था। रिया ने अपना सर अरमान के सीने पर रखकर रोना शुरू कर दिया था। उसका दिल गम और तकलीफ से फटने को था। वो शिद्दत से चाहती थी कि अरमान उसे थाम ले, उसे तसल्ली दे, लेकिन अरमान में कोई हरकत नहीं हुई थी। वो पत्थर की तरह खामोश लेटा रहा था। उसका हाथ सिर्फ रिया की कमर पर था। वो रोते रोते उसकी तसल्ली का इंतजार करते करते सो चुकी थी। अगली सुबह जब रिया की आंख खुली तो बिस्तर और कमरा खाली था। रिया फौरन कमरे से बाहर भागी थी, पर अरमान ऑफिस जा चुका था। उसने सारा दिन अरमान का इंतजार किया था, लेकिन वो शाम को वापस आया तो बिना कोई बात किए ही अपने स्टडी रूम में चला गया था। रिया की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उससे बात करे। रात को जब अरमान बिस्तर पर आकर लेटा तो रिया उसके बाजू पर सर रखते हुए उसकी बराबर में लेट गई थी और अरमान ने फिर खामोशी से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। ये सब 1 हफ्ते तक चलता रहा था। अरमान की खामोशी ने रिया को अंदर से तोड़ दिया था। उसके जख्म तो ठीक हो गए थे, लेकिन उसका दिल अरमान की खामोश सजा से थक गया था। रात के अंधेरे में अरमान बिस्तर पर आया तो रिया बैठी रो रही थी। अरमान ने उसे नज़रअंदाज करते हुए दूसरी तरफ करवट ले ली थी। रिया ने आंसू पोंछते हुए अरमान को घूरा। मैंने आप जैसा गुस्से वाला इंसान आज तक नहीं देखा है। अरमान ने गर्दन मोड़कर आईब्रो ऊंचा करके उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इतने दिनों से रो रही हूँ, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपकी वजह से तकलीफ में हूँ, रिया ने रोते हुए कहा था। मेरी वजह से क्यों रो रही हो? पूछने का अंदाज बहुत संकीर्ण था। आपकी खामोशी की वजह से, वो तड़प कर बोली। अरमान उसे घूरने लगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं रटे हुए तोते की तरह तुम्हारे आगे पीछे बोलता रहूं? अरमान की बात पर रिया ने तेजी से इनकार में सर हिला दिया था। आप पहले प्यार करते थे, अब प्यार भी नहीं करते। आप गुस्सा है मुझसे, मैं जानती हूँ। मैंने आपको जज किया, मैं घर से भाग गई थी, मैं गलत थी। आपको मुझे सज़ा देनी है, सज़ा दे दीजिए, मगर गुस्सा मत कीजिए। मुझे मार लीजिए, पर ये सब मत कीजिए, खामोश मत रहिए। वो अरमान का हाथ थामते हुए बोली थी। रिया के रोते हुए ऐसा कहने पर अरमान का दिल कुछ नरम पड़ गया था, लेकिन उसने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया था और रिया का हाथ झटक दिया। मेरी मार सह सकती हो, एक थप्पड़ में तुम्हारी जान निकल जाएगी। चुपचाप सो जाओ, मेरे साथ नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अरमान गुस्से से कहता हुआ वापस लेट गया था। रिया रोते हुए बेबसी से उसे देखने लगी थी और फिर बेड से उठकर खड़ी हुई थी। जब मैं आपके दिल से उतर चुकी हूँ और कोई अहमियत नहीं रखती, तो मैं आपके इस घर में भी नहीं रहूँगी और ना ही आपकी ज़िंदगी में। ये कहते हुए रिया कमरे से बाहर निकलकर जाने लगी थी, लेकिन अरमान पर कोई असर नहीं हुआ था। वो गुस्से से अरमान को घूरने लगी। बल्कि घर से नहीं, मैं दुनिया से चली जाऊंगी ताकि मुझे और तकलीफ ना सहनी पड़े। ये कहते हुए वो बालकनी की तरफ मुड़ी थी और रैकिंग की दूसरी तरफ उतर गई थी। वो रोते हुए कूदने वाली थी कि अरमान ने उसका बाजू पकड़कर उसे वापस अंदर खींच लिया था। अगले ही लम्हे उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। अकल है तुम्हारे अंदर?
रिया गाल पर हाथ रखे हुए रोने लगी थी। अरमान ने गहरी सांस लेते हुए उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें अपने पति को मनाना भी नहीं आता, वो अफसोस से कहने लगा। रिया को वापस कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाते हुए पानी पिलाया। फिर झुककर रिया का गाल देखने लगा जहाँ थप्पड़ मारा था। इस गाल पर उसने अपने होठ रखते हुए चूम लिया। सॉरी। अरमान के कहने पर रिया मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई थी। अरमान उसका सर सहलाने लगा। तुम बेफिक्र रहो रिया, तुम्हारा पति कोई गलत काम नहीं करता। मैं नाजायज़ और गैर कानूनी काम नहीं करता, मैं किसी पर अत्याचार नहीं करता। अरमान की बात पर रिया का दिल जोर से धड़का था। उसने सर उठाकर अरमान की आंखों में देखा था। आप पुलिस ऑफिसर हैं? उसके सवाल पर अरमान फौरन मुस्कुरा दिया था। ना ही मैं ऑफिसर हूँ, ना ही मैं एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई गुंडा हूँ। तुम मुझे एक मामूली आदमी ही समझो। राजा का क्या हुआ? रिया के अचानक सवाल पर वो चौंक गया। मार दिया उसे। अरमान के जवाब पर रिया सुकून की सांस लेकर आंखें बंद कर गई थी। और नैना का? उसने फिर पूछा। 7 साल की सज़ा हुई है उसे। रईस खान ने उसके माता पिता का कत्ल किया है, इसलिए सजाए मौत या उम्र कैद नहीं हुई। अरमान के जवाब पर वो कुछ लम्हे खामोश रही थी और अभी वो आगे कुछ और सवाल करने ही लगी थी कि उसके सवालों से परेशान होते हुए अरमान उस पर झुका और उसकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।